हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल प्रीवियस ईयर पेपर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पटवारी का जो पेपर है वो ऑनगोइंग पेपर है, यानी कि 15 मार्च से ये पेपर स्टार्ट हुआ था एंड अभी भी एमपी पटवारी का जो पेपर है वो चल रहा है, जिसका अप्रैल तक जो है पेपर वो चलने वाला है। एंड आई नो कि आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक जो जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है दे वॉन्ट टू नो कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, किस पैटर्न का, किस क्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो एलआर के क्वेश्चंस के ऊपर बनाया हुआ है, जहां पे मैंने आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एलआर के क्वेश्चंस का एक और वीडियो लेके आ गई हूं, जहां पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन दिए हुए दिन के शिफ्ट्स में जो पेपर क्वेश्चंस आए हैं उनके क्यू टाइप के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्वांट के, जीके के, कंप्यूटर के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी अब किया हुआ है। एंड हम लोगों ने ये चीज देखा है कि जिस टाइप का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने आपके साथ में एनालिसिस किया था एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को हमने बताए थे वही कुछ कुछ सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। तो लाइक वो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी कि हम लोगों ने आपके लिए इतना सारा जो एनालिसिस क्रिएट किया था, एनालिसिस आपको दिया था, तो वहां से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लोगों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आप जाके डेफिनेटली उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिंक है वो ऐड कर दूंगी। ऑल्सो जो भी बच्चे एमपी पटवारी का पेपर हो गया लेकिन अगर किसी और एमपी के एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं जिसका कंडक्टिंग बॉडी पीईबी है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं क्यू टाइप का, बिकॉज सेम क्यू टाइप या फिर उस पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में भी रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो चलो अभी जल्दी से टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पे अभी न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना वीडियो को। एंड चलो अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन का है। ऑल्सो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे ही बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेंगे, सो दैट जिन भी बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन अच्छा लगता है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जिनको हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एक बंदा है कार्तिक जो कहाँ जाता है, 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि उत्तर दिशा में 8 मीटर की तरफ चलता है। हमने बना दिया है, ये हमारे भाई कार्तिक हैं जो यहाँ पे हैं और वो 8 मीटर की तरफ चल रहे हैं। एंड वॉक्स 12 मीटर एंड टर्न राइट एंड वॉक्स 12 मीटर, यानी कि अब वो कहाँ मुड़ गए, राइट की तरफ मुड़ गए, यानी कि दाएं ओर मुड़ गए हैं। तो चलिए उनको जल्दी से दाएं ओर मुड़वा देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12 मीटर वो लोग चल दिए, तो मतलब अब कार्तिक कहाँ होंगे, अब वो यहाँ इस पोजिशन पे। फिर बोल रहे हैं देन अगेन टर्न राइट, यानी कि अब वो फिर से क्या करते हैं, दाएं ओर मुड़ते हैं। तो देखो अगर मान के चलो कार्तिक किस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका लेफ्ट साइड कहाँ होगा, उसका लेफ्ट साइड यहाँ होगा, उसका राइट साइड नीचे की तरफ होगा, यानी कि अब वो नीचे की तरफ जाएगा एंड राइट वॉक करेगा। और कितना करेगा, 5 मीटर, तो ये यहाँ पे आ गया 5 मीटर। अब फिर से बोला हुआ है देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर, यानी कि अब वो फिर से राइट यानी कि दायां मुड़ता है और 6 मीटर की दूरी को तय करता है। यानी कि अब अगर नीचे की तरफ वो चल रहे हैं तो उनका लेफ्ट कहाँ होगा स्टूडेंट्स, इधर की साइड होगा, एंड उनका राइट जो होगा वो इधर की साइड होगा। तो मैंने यहाँ पे राइट उनको चलवा दिया एंड 6 मीटर उनको मैंने यहाँ पे उनका वॉकिंग करवा दिया। तो अब फाइनल पोजिशन जो है कार्तिक की वो यहाँ पे, यानी कि कार्तिक अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इशू आता है, अगर आपको उनका वो डायरेक्शन राइट एंड लेफ्ट में प्रॉब्लम आता है, तो हमेशा याद करो, हमेशा ये अज्यूम करो कि आप ही वो पर्सन हो वो जो दूरी तय कर रहा है, आप ही चल रहे हो। एंड जिस तरीके से अगर वो राइट मुड़ने को कह रहा है तो मान के चलो आप चल रहे हो, और जिस तरीके से आपका हैंड मूव करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से भी आपको इन क्वेश्चंस में भी मूव करना है। ठीक है, तो ये सारा एनालिटिकल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और ये एनालिटिकल स्ट्रांग कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको लास्ट में बोला गया है हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि जो उसका मूल स्थान था वो यानी कि ये था, इनिशियल पोजीशन ये था, उसका फाइनल पोजीशन ये है। तो इन उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी दूरी है वो ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। अब कैसे करोगे, देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है, करेक्ट है। अब आप ऐसे कैसे निकालोगे, आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे, जब भी आपको इस टाइप का दूरी निकालना होता है आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हो। अब देखो ये तो मेरे को दूरी निकालनी है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर बेस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो ये हो गया
मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस। मैंने दूसरे कलर का यूज इसलिए किया है सो डेट आपको समझ में आए कि हमें एक्चुअली जो कैलकुलेशन करना है वो इसका करना है, हमें ये दूरी निकालनी है इनके बीच में, ठीक है। चलो अब मैं कैलकुलेशन कैसे करें, डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो ये 12 मीटर है, इसके नीचे भी अगर पूरा एग्जैक्ट इतना ही मैं डिस्टेंस बना दूं तो 12 मीटर होगा कि नहीं होगा। आपको मैंने बताया था कि जब उन्होंने अपना राइट टर्न लिया था तो उन्होंने 6 मीटर की दूरी तय करी थी, मतलब कि अभी जितनी रिमेनिंग ये दूरी होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर की। तो ये मैंने लिख दिया 6 मीटर, यानी कि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 6 मीटर आ चुका है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब मेरे को चाहिए बेस, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए। अब इसको कैसे करोगे, देखो ये टोटल था मेरा 8 मीटर जब उन्होंने नॉर्थ में चलना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने जब यहाँ पे राइट टर्न लिया था तो ये वाला पार्ट, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट, 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है मेरे पास में, ये 8 है, यानी कि मेरे पास में बेस भी कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप सभी को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो पी कितना है मेरा यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। मेरा बेस कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 को आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 9 आ जाएगा। एंड 36 प्लस 9 कितना होता है 45 होता है। अब आपको पता है कि 45 किसी का एग्जैक्टली स्क्वायर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √45 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताया था बिकॉज इनकेस जैसे इस पैटर्न में अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि लड़के हैं, कमल है और सुनील है, वो एक रूम में बैठे हुए, कमल इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और सुनील जो है वो राइट हैंड से 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं। और अगर उन लड़कों के बीच में, देयर आर 8 बॉयज बिटवीन देम, अगर उन लड़कों के बीच में एग्जैक्ट 8 लोग हैं तो ये बताइए कि टोटल उस रो में कितने लड़के बैठे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। देखो कमल क्या है, 6th है लेफ्ट हैंड से, कमल यहाँ पे बैठा है 6th पोजीशन पे, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने लड़के होंगे, 6 लड़के होंगे। सुनील जो है वो राइट हैंड से बैठा है 10th पोजीशन पे, यानी कि सुनील को मिला के यहाँ पे कितने लड़के बैठे होंगे, 10 लड़के, और यहाँ पे कमल को मिला के 6 लड़के बैठे हैं। इनके बीच में कितने बैठे हैं, टोटल 8 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, इनको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 और 10 प्लस करोगे कितना होता है 16, 16 प्लस 8 कर दो कितना होगा 24। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 24 है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है 6 पीपल हैं, यानी कि 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, और वो एक ग्राउंड पे बैठे हैं हेक्सागोनल शेप में, ठीक है। हेक्सागोनल शेप में आप लोगों ने सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, पेंटागन देखा होगा, सर्कल, लीनियर, रो, है ना, स्क्वायर देखा होगा। ये कौन सा शेप है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल शेप कौन सा होता है, जहाँ पे आपकी कितने साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसका फुल डायग्राम भी बना दिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे 6 पॉइंट्स भी बना दिए कि वो 6 लोग इन पॉइंट्स पे बैठे होंगे, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि वो सब लाइक सेम फेसिंग सेंटर, यानी कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन में भी आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है, जब भी आप किसी का पोजीशन कर रहे हो आपको हमेशा ये करना है कि आप ही बैठे हुए हो, ठीक है, आप या आपके दोस्त बैठे हुए और उनके अकॉर्डिंग अंदर मुंह करके बैठे हो, तो आपका लाइव लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, राइट हैंड कैसे कहाँ जाएगा, इससे बहुत इजीली क्रैक हो सकता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला है ई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। ई कहाँ बैठा है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने डी को क्या कर दिया, मैंने डी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। और मैंने ई को, अगर ये सेकंड लेफ्ट पे बैठा है तो डी का उल्टा हाथ कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ। घड़ी से सोचा करो कि अगर घड़ी चलती है तो जैसे घड़ी चलती है ना, आपकी सेंटर वाला जो पोजीशन होता है वो बिल्कुल घड़ी की तरह ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट क्या हो गया इनका, ये वाला पोजीशन हो गया, राइट कौन सा हो गया, ये वाला पोजीशन हो गया। अब ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तो यानी कि ई कहाँ बैठा होगा स्टूडेंट, ई यहाँ बैठा हुआ होगा, यानी कि इस वाली पोजीशन पे ई बैठा है। फिर बोला है ए इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई, यानी कि ए कहाँ बैठा है, ई के जस्ट दाएं में बैठा है। देखो फिर से वही है, ई यहाँ बैठा है, उसका लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होगा और उसका राइट हैंड इधर की तरफ होगा, तो ए बेटा कहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है।
एफ इज अपोजिट टू ई, एफ कहाँ बैठा है, ई के जस्ट अपोजिट बैठा है, तो ई एफ कहाँ बैठेगा, अगर ई यहाँ बैठा है तो उसका अपोजिट तो यहाँ होगा ना, तो एफ मेरा यहाँ पे बैठ गया, यानी कि डी के जस्ट बाजू में बैठ गया। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, बी एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, बी एंड सी जो है एक साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई और पॉइंट तो हमसे मिस आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं मैम बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं हो रहा, सारा हो गया। अब मुझे बताओ बी एंड सी का पोजीशन कैसे निकालोगे, बी तो यहाँ पे बैठ सकता है, बी यहाँ पे भी बैठ सकता है, सी यहाँ बैठ सकता है, सी यहाँ पे भी बैठ सकता है, क्या इनका कोई इमीडिएट पोजीशन है आपके पास में, नहीं है, तो यानी कि इन दोनों का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, यानी कि बी और सी, मैंने इसलिए ऑब्लिक लगा के लिखा है, या तो बी और सी में से कोई एक बंदा यहाँ बैठ सकता है, या बी और सी में से कोई एक बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। अगर बी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा, अगर बी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठेगा, इसलिए इसको मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। अब ये है एफ भैया यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके इमीडिएट लेफ्ट में यानी कि बाएं ओर कौन बैठा है, तो जस्ट बाएं ओर उनके डी बैठे हुए थे, जिनसे अपन ने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके के बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर आपने एसएससी देखो, अगर आपने बैंकिंग की तैयारी किया हुआ है तो आपके लिए बहुत हलवा है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने एसएससी लेवल पे भी रीजनिंग पढ़ा हुआ है ना, तो भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो क्रैक, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही ऐसे सेकंड्स में कर लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको बोला हुआ है एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द मैट्रिक्स यानी कि, या फिर ये बोल दीजिए लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मान के चलो ये दिया है 12, 16, 24। अब देखो जो नंबर सीरीज होता है ना, उसमें बहुत टाइप पैटर्न्स बनता है, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कुछ स्क्वायर का पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लग रहा है, और देखो पेपर का लेवल बहुत ईजी आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल का सीरीज में मेथड भी नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो 12 से जब 16 जाते हैं तो कितने का डिफरेंस होता है, 4 का होता है, ठीक है, यानी कि +4 होता है। सबसे पहला जो टेक्निक है वो यही होता है, और हमेशा याद रखो जब भी आपका नंबर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में बढ़ रहा है तो प्लस या माइनस या स्क्वायर का पैटर्न हो सकता है, लेकिन अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा वास्ट बढ़ रहा है, जैसे 16 है, 16 से मान के चलो 108 पहुंच गया, या फिर 500 कुछ नंबर पहुंच गया, 300 कुछ पहुंच गया, इट मीन्स वो क्या हो रहा होगा, फिर वहां पे डेफिनेटली कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ गया 4। अब 16 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 8 का डिफरेंस होता है। यहाँ का डिफरेंस हमें पता नहीं है, यहाँ का डिफरेंस मुझे मालूम नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्या कर सकती हूँ, सबसे पहला जो मुझे इसको देख के जस्ट क्लिक करना चाहिए कि 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। करके देख लेती हूँ, 24 में अगर मैं 16 में जोड़ देती हूँ तो कितना आएगा, मेरा 40 आता है, ठीक है। 40 खैर मैंने आंसर में मार्क भी किया हुआ है, लेकिन आपको तो क्रॉस चेक करना है कि वो मेथड सही है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 40 लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं +16 कर रही हूँ, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 16 का डबल ऐड होना चाहिए, तो यानी कि 16 का डबल कितना होता है, 32 होता है, ठीक है ना, यानी 32 होता है। तो अगर मैं 40 में 32 यानी कि 32 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 72, और 72 मेरा आंसर में यहाँ पे भी दिया हुआ है सीरीज में। तो यानी कि अभी जो मैंने मेथड फॉलो किया है 40, वो करेक्ट है। पेपर में कोशिश करिए कि आप फटाक से वही मेथड को अप्लाई करें जो उसमें फॉलो हो रहा है, बट अगर नहीं भी आपको एक बार में ऐड कर पा रहे हो, मतलब क्लिक नहीं हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास में टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। एक मेथड अप्लाई करो, वो नहीं हो रहा है तो दूसरे मेथड पर मूव करो, स्क्वायर हो सकता है, प्लस और फिर मल्टीप्लाई कुछ हो सकता है, ऐसा वाला मेथड भी आता है। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर मेरा 40। क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी सही लगे आप उस नेम से बोलिए। बेसिकली इसका मतलब होता है मैथमेटिकल इनइक्वालिटी रीजनिंग की भाषा में। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, और ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, लाइक इसको एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है, यानी कि ट्रू है या फिर सत्य है, ठीक है। देखो इसमें आपको कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखो, आपको ये स्टेटमेंट दिया है, आपने देख लिया, कंक्लूजन में क्या दिया है, क्या a इज ग्रेटर देन u है, यानी कि क्या a u से बड़ा है। जल्दी से देख लो a और u के बीच में क्या रिलेशनशिप है, a सबसे शुरू में, u लास्ट सबसे लास्ट में। देखो यहाँ पे
ए और आर के बीच में बड़े साइन का डिफरेंस है, यानी कि ए आर से बड़ा है, आर ई टी के इक्वल है। लेकिन तुम जैसे ही यू की तरफ मतलब मूव करोगे ना, यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अपोजिट साइन आ गए। तो क्या यहाँ पे ए जो होगा वो यू से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अपोजिट साइंस आ गए हैं। तो आपका कंक्लूजन 1 बिल्कुल गलत हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं देखूं तो लिखा है यू और आर। क्या आर जो है वो यू से बड़ा है? आपसे पूछा गया है कि क्या जो आर है वो यू से बड़ा है। तो यहाँ पे आपको एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि क्या जो r है वो u से बड़ा है। तो अब देखो r कैसे u से बड़ा हो सकता है, क्योंकि r इज इक्वल टू टी है, t से बड़ा है u, और u जो है वो y के बराबर है। तो यानी कि जो u है वो किससे बड़ा बराबर, u किससे बड़ा है? r से बड़ा है। ठीक है, u जो है वो r से बड़ा है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड भी जो है वो सत्य नहीं आएगा। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर और 2, कोई भी आपका जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बट अगर मान के चलो यहाँ पे वाइस वर्सा दिया होता और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था u इज ग्रेटर देन r, अगर ये दिया होता तो डेफिनेटली ये जो सेकंड कंक्लूजन तो आपको ट्रू हो जाता। दोनों ही कंडीशन सीख लो। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था? r इज ग्रेटर देन u, तो वो तो डेफिनेटली गलत हो गया। लेकिन अगर आपको दिया जाता है u इज ग्रेटर देन r, तो वो डेफिनेटली आपका सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपसे फिर से मिसिंग लेटर का एक सीरीज पूछा गया है। यहाँ पे एक्स सी एच एम कुछ रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा होगा इनके बीच में। क्या हो रहा होगा? अब देखो इस टाइप की सीरीज में हमेशा आपको अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। लाइक एक्स का क्या पोजीशन, अल्फाबेट पोजीशन होता है, एच का, ए का, सी का, डी का, ई का क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फटफट रटे होने चाहिए आपको। तो जैसे कि मुझे मालूम है एक्स का होता है 24, सी का होता है 3, लेकिन अगर मैं इसको उस भाषा में बोलूं कि मेरी अगर अल्फाबेटिकल सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो z का पोजीशन होता है 26, a का हो जाता है 27, b का होता है 28 और c का होता है 29। तो मुझे ये वाले जो उल्टे वाले पोजीशंस होते हैं मुझे ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, h का अगर मैं बात करूं, h का होता है 8, m का होता है 13। ठीक है, अब इनके बीच में क्या फॉर्म हो सकता है? देखो अगर सिंपल भाषा में देखो 24 है और इसका पोजिशनल वैल्यू एक 29 भी है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो काय का है? +5 का डिफरेंस है। ठीक है, +5 का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं सी की, सी के पोजिशनल वैल्यू 3 है और एच का पोजिशनल वैल्यू 8 है, तो इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? +5 का डिफरेंस आ रहा है। एच का पोजिशनल वैल्यू 8 है, एम का पोजिशनल वैल्यू 13 है, इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो 5 का है। तो यहाँ पर अभी तक मुझे समझ में आ चुका है कि +5 हो रहा है। तो अगर एम का पोजिशनल वैल्यू 13 होता है और इसमें अगर मैं 5 ऐड कर देती हूँ तो मेरा आंसर आता है 18। आई नो 18 इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ आर, यानी कि 18 इज ए पोजिशनल वैल्यू ऑफ आर। मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे आर हो चुका है। मैं क्रॉस चेक कर सकती हूँ, 18 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो कितना आता है? 23 आता है। 23 डब्ल्यू की ही पोजिशनल वैल्यू होती है। तो मेरा करेक्ट आंसर बिल्कुल, मैंने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्क्वायर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल को आपको बताना है क्या हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के तुम 3 से 4 पैटर्न है उनको याद कर लो। एक होता है जो पोजिशनल वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। एक हो गया कि उनका जो पोजिशनल वैल्यू है, फिर उनके जो रिवर्स अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि एस का एच होता है, ठीक है, यू का एफ होता है, ए का जेड होता है, तो वो अल्फाबेट अपोजिट अल्फाबेट्स भी याद होने चाहिए। इसमें जो क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है +3 +5 जो होता है वो वाले पैटर्न्स आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे क्या पैटर्न है, बहुत सिंपल सा देखो, एस का पोजिशनल वैल्यू होता है 19, यू का होता है कितना आपका 21। ठीक है, इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस है। ठीक है, क्यू का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है 17 और एस का होता है एस का पोजिशनल वैल्यू होता है 19, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। यू का होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23, अगेन +2, ए का 1, सी का 3 +2, आर का होता है 18 एंड यहाँ पे टी का होता है 20, अगेन +2, ई का होता है 5 एंड जी का होता है 7, अगेन +2। यानी कि यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू में +2 को ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट आपका कोड आ रहा है। ठीक है, अब देखो टी का हो गया 20, मैं +2 करूंगी तो v आ जाएगा 22,
आर का होता है 18, आर का है 18 प्लस 2 करूंगी तो टी आएगा, आ गया। आई का होता है 9 प्लस 2 किया तो के आ गया। ए का होता है 1 प्लस 2 करूंगी तो मैं सी आएगा। एन का पोजिशनल वैल्यू होता है 14, मैंने प्लस 2 किया 16 आया, यानी कि पी का पी पोजिशन होता है। जी का होता है 7, 7 में प्लस 2 करूंगी तो 9 आएगा, 9 यानी कि आई होता है। फिर आता है एन, एल का पोजिशनल वैल्यू होता है 12 सॉरी, उसमें मैं प्लस 2 करूंगी तो 14 आएगा, यानी कि एन आएगा। और ई का पोजिशनल वैल्यू होता है 5 प्लस 2 करूंगी तो आएगा 7, यानी कि जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सीरीज से क्वेश्चन आया, तो आप देख सकते हो कि पटवारी के पेपर में जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आ रहा है, तो आपका सीरीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए। ठीक है, चल अब यहाँ पे क्या बोला है, 9, 22, 37 और फिर 73। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हाई आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। देखो 9 और 22 इनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है। ठीक है, 9 अगर मैं 22 की बात करूं तो अगर 22 में से अगर मैं 9 को घटा दूं तो कितना बचता है, 13 बचता है। ठीक है, 22 और 37 में कितने का डिफरेंस होता है, 15 का डिफरेंस होता है। ये है 13, ये है 15। कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ ऑड नंबर का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अपन एक ट्राई मार रहे हैं। ठीक है, ट्राई होता है, सीरीज तो में ट्राई होती है कि या तो ये वाला लग सकता है या फिर ये वाला पैटर्न लग सकता है। अगर मैं 37 में 17 को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 17 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो क्या मेरे को आंसर मिलता है 54। तो मेरे को ऑप्शन में यहाँ पे 54 दिया हुआ है, लेकिन आपको देख के एकदम खुश नहीं हो जाना है, आपको लास्ट में एक बार क्रॉस चेक भी करना है कि वो पैटर्न वहां फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि पेपर में बहुत बार ऐसा होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा के देंगे, बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं कि यार हाँ 54 मिल गया, करेक्ट आंसर है। लेकिन हो सकता है कि जो पैटर्न आप सोच रहे हो वो लास्ट डिजिट तक फॉलो नहीं हो रहा हो, तो कुछ और पैटर्न हो वहां पे। ठीक है, तो चेक कर लिया करो एक बार। 54 है, 54 में अगर मैं 19 को ऐड करूं, क्योंकि 17 के बाद में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा मेरा 19, तो कितना आएगा मेरा 73 आएगा। तो यहाँ पे 73 लास्ट में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेरा 54 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कोडेड ब्लड रिलेशंस का। ठीक है, नाउ कोडेड, अब वो मतलब टाइम गया जब कोडेड ब्लड रिलेशन टाइप के जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ बैंकिंग के मेंस के एग्जामिनेशंस में आते थे। अगर अब आप देखो ना तो थोड़ा थोड़ा बहुत सिंपल लेवल पे कोडेड ब्लड रिलेशन जो है हमारे लाइक एग्जामिनेशंस में आने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दिया है ना, डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को देखो और अपने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ आपको वो टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा सिंपल सा है, बहुत जल्दी बना लोगे। यहाँ पे लिखा है एस हैश जी। ठीक है, तो एस और हैश का मतलब क्या है, देखो हैश का मतलब क्या होता है, जेड इज फादर ऑफ ए, यानी कि एस जो है वो फादर है जी के। ठीक है, जी एट द रेट का मतलब क्या है, जेड इज सिस्टर ऑफ ए, यानी कि जी जो है वो सिस्टर है किसकी, ई की। ठीक है, देखो कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाओ डायरेक्टली। ई परसेंटेज एफ, यानी कि जेड इज सन ऑफ ए, यानी कि ई जो है वो सन है किसका, एफ का सन है, यानी कि ई जो सन है वो एफ का है। तो यानी कि जब ये इसकी बहन है, ये दोनों भाई बहन है आपस में, तो एस और एफ के बीच में किसका रिलेशन होगा, मैरिड कपल्स का रिलेशनशिप होगा। अगर एस मेल है तो एफ डेफिनेटली क्या होंगी, यहाँ पे फीमेल होंगी। ठीक है, आपसे पूछा है एफ से कैसे, एस एफ से कैसे संबंधित है, एस जो है वो एफ से कैसे संबंधित है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एफ। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल है, सीधा सा दिख रहा है, जो एस है वो एफ के क्या है, हस्बैंड है, यानी कि पति है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हस्बैंड हो गया। कोई मैं बोल रही हूँ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करो, बहुत इजीली बन जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगेन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो यार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। आदित्य नाम है एक लड़के का, वो चला रहा है साइकिल और वो 11 किलोमीटर साउथ में जाता है। ठीक है, तो ये है भाई साहब आदित्य। ठीक है, ये नीचे आ रहे हैं इधर की तरफ और इन्होंने 11 किलोमीटर साइकिल चला लिया। ठीक है, देन टर्न्स वेस्ट एंड साइकिल्स 8 किलोमीटर। अब अगर वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है तो कहाँ मुड़ेगा, इधर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, मुड़वा दिया हमने उनको, 8 किलोमीटर इधर चलवा दिया। एंड देन टर्न्स नॉर्थ एंड साइकिल 6 किलोमीटर, यानी कि अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो 6 किलोमीटर उनको नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ हमने पहुंचवा दिया। एंड देन टर्न्स ईस्ट एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर। अब अगर ईस्ट की तरफ चल रहा है तो यहाँ पे 2 किलोमीटर हमने उनको चलवा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गई उनकी
फाइनल पोजीशन होगी। आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछ लिया है, कुछ पॉइंट तो हमने एक पॉइंट मिस करा। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड साइकिल्स 5 किलोमीटर। अब वो 5 किलोमीटर चल रहा है लेफ्ट जाने के बाद। तो देखो, अगर ये आदित्य यहाँ पे खड़ा है तो इसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड को इधर की तरफ चलवाया, लेफ्ट में इसको मुड़वाया, और इन्होंने भाई साहब ने 5 किलोमीटर साइकिल इधर भी चला ली। अब आ गई है इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे। तो देख रहे हो, जहां से उन्होंने साइकिल चलानी शुरू करी थी वहीं पे ही आए हैं, बट दूरी है, दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, दूरी है। वेयर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। पूछ रहे हैं आपसे कि वो कहाँ पर है, किसके रेफरेंस में, उनकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, उनकी स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, उसके रेफरेंस में वो कितनी दूरी पर है और कौन से पोजीशन पे है। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो उसने यहाँ से साइकिल चलानी शुरू करी, उनका ये वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऊपर का नॉर्थ, इधर का ईस्ट, नीचे का साउथ, और ये क्या हो गया मेरा वेस्ट। तो पहला तो हो गया वेस्ट, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लिया मैंने, वेस्ट वेस्ट दो ऑप्शन में दिया हुआ। आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख के दिया है, तो डिस्टेंस तो बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है अपने को प्रॉब्लम। देखो ये पूरा कितना है, 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 2 किलोमीटर को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स बचा हुआ रिमेनिंग कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो एक ही लाइन में चल रही हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। आई होप अभी तक आपको जो मैंने समझाया वो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये है सिलॉजिज्म का क्वेश्चन। मैंने देखा है अक्सर बच्चों को सिलॉजिज्म से बहुत ज्यादा डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई। आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो और इसके ना 100 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। किसी भी पेपर में बैठ जाना, बैंकिंग के पेपर में बैठ जाना, आराम से कर लोगे, किसी भी पेपर में बैठना हो जाएगा ये आराम से, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सम एप्पल आर बनाना, ठीक है, सम एप्पल आर बनाना, ये है एप्पल और ये है बनाना। सम है तो थोड़ा सा पार्ट इनका एक दूसरे के अंदर हमने कर दिया। सम बनाना आर गुआवा, कुछ बनाना भी है जो गुआवा है, यानी कि अमरूद है, तो हमने बनाना के अंदर गुआवा का थोड़ा सा पार्ट कर दिया। ऑल गुआवा आर कैरेट, सारे जो अमरूद हैं वो क्या है, कैरेट है, यानी कि गाजर हैं, तो यहाँ पे हमने इनको भी कर दिया। सारे गुआवास को कैरेट के अंदर हमने कर दिया, तो ये मेरा फाइनल वेन डायग्राम बन गया। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या दिया है, सम कैरेट आर एप्पल, यानी कि क्या, सम यानी कि कुछ गाजर क्या हो, एप्पल हो, कुछ गाजर सेब हो। अब आप मुझे देख के बताओ, क्या ये गाजर है, ये है एप्पल, क्या इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई सीधा रिलेशनशिप दिख रहा है। ये तो क्या हो गया, ये है कोई दूर की पड़ोस वाली आंटी, ये है कोई दूसरे पड़ोस वाली आंटी, क्या इनके बीच में कोई आपस में संबंध दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा ना। तो ये आपका कंक्लूजन कैसे सही हो जाएगा, ये आपका कंक्लूजन गलत है, यानी कि ये हो जाएगा सी एंड डी। देखो गलत कंक्लूजन का मतलब होता है डेफिनेटली फॉल्स, और सी एंड डी का मतलब होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, पता नहीं है हमें, तो ये क्या हो गया, सी एंड डी हो गया। डिफरेंस समझ के चलो हमेशा, सी एंड डी का मतलब होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हम अभी अच्छा वो क्या है, हम कंफ्यूजन में हैं कि या तो हाँ कोई रिलेशनशिप हो भी सकता है, बट मैं डेफिनेटली नहीं कह सकती यार कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं निश्चित नहीं बोल पा रही। और फॉल्स, गलत का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि ये तो कभी चीज हो ही नहीं सकती है, वो होता है मेरा डेफिनेटली फॉल्स। चलो नेक्स्ट कंक्लूजन है सम कैरेट आर बनाना, यानी कि कुछ गाजर हो वो सेब हो जाए। अब मुझे बताओ, बनाना का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी गुआवा के अंदर है, और सारे जो गुआवा है वो ऑलरेडी कैरेट के अंदर है। तो ऐसा नहीं होगा कि बनाना का ये वाला जो भाग है वो गुआवा के अंदर है, वो ऑटोमेटिकली कैरेट के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मेरा कंक्लूजन नंबर 2 जो हो गया वो एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वम गुआवा आर बनाना, यानी कि कुछ गुआवा जो है वो बनाना है। तो ये तो हमको ऊपर ही दे दिया था ना, बट हमको लिख के रिवर्स दे दिया कंक्लूजन में। सम बनाना आर गुआवा हमें ऊपर लिख के दिया था, कंक्लूजन में लिख के दिया है सम गुआवा आर बनाना, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, सम बनाना आर गुआवा ये एक स्टेटमेंट था,
अगर मैंने इसको रिपीट कर दिया होता, इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे कंक्लूजन पे रिपीट कर दिया होता और लिख दिया होता सम बनाना और गुआवा, तो ये निश्चित तौर पे गलत कंक्लूजन होता है। इसको गलती से भी करेक्ट नहीं करना है आप लोगों को। जब भी कोई स्टेटमेंट अगेन दोबारा से किसी कंक्लूजन में रिपीट हो जाए तो वो आपका डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन होता है, ठीक है। लेकिन इस वाले को ये सही कैसे हुआ, क्योंकि ये आपको रिवर्स पोजीशन दिया दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ऊपर बोला था कुछ बनाना गुआवा, यहाँ पे बोला कुछ गुआवा बनाना है, तो बिल्कुल करेक्ट है ना, गुआवा का कुछ पार्ट बनाना है तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शनल रूल है जो सिलोजिज्म का यहाँ पे समझा दिया है, इसको हमेशा याद रखना। तो इसी तरीके से कंक्लूजन नंबर 2 और 3 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला जो सिलॉक्स का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से, और ये है पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है दिस गर्ल इज द पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा कर रहे हैं कुणाल भाई साहब, और वो बोल रहे हैं दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, यह जो लड़की है वो बेटी है, किसकी बेटी है, मेरे पिताजी के इकलौते बच्चे की यह बेटी है लड़की। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कुणाल्स वाइफ टू दैट गर्ल, यानी कि कुणाल की जो वाइफ है, कुणाल की जो पत्नी है, उनका उस लड़की से क्या संबंध है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। कुणाल भाई साहब ने खुद ही बोल दिया कि मेरे पिताजी का इकलौता जो बच्चा है उसकी यह बेटी है, तो उनके पिताजी का इकलौता बेटा कौन है, कुणाल ही तो है ना, उनके पिताजी ये हैं, उनका बेटा कुणाल, इकलौता ही तो बेटा है, कोई और है ही नहीं, उनकी संतान ही कोई और नहीं है, कुणाल ही है उनकी इकलौती संतान, और उसी की उनकी जो बेटी है वो एक गर्ल है, वो सुंदर सी लड़की कौन है, गर्ल, उनकी बेटी है। तो उन्होंने ये बोला है कि अब जो कुणाल की वाइफ है उनका इस लड़की से क्या संबंध है, तो कौन है, वो उनकी माँ है, इस लड़की की ये उनकी वाइफ क्या है, माँ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, यानी कि माँ हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर से एक और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि हमको यह क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं, मैंने सारे पैटर्न्स यहाँ पे आपके लिए लेके आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पे बोला है 14, 20, 28, 38 और 64, ठीक है। देखो फिर से मैं तो बोलूँगी सीरीज का जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले उसमें प्लस माइनस वाला जो वो होता है ना, उसको लगा के देख लो, टाइम सेविंग होता है, अगर लग रहा होगा तो लग जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करो। 14 और 20 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 20 और 28 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 28 और 38 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे हमें नहीं मालूम है कितने का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये देखूँ कि अगर ये 2 के टेबल फॉलो कर रहा हो तो 2 3 6, 2 4 2 5 10, तो 2 6 कितना होता है, और अगर ये +12 यहाँ पे मैं कर दूँ तो 38 में अगर 12 जोड़ दे, 38 + 12 कर दे, तो आंसर आता है 50, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ रुकना नहीं है, लास्ट तक चेक करना है। 50 में अगर मैंने क्या जोड़ दिया, 14 जोड़ दिया, तो मेरा आंसर आता है 64, तो 64 आंसर यहाँ पे दिया है, मतलब कि लास्ट में दिया है, तो मेरा आंसर यहाँ पे 50 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी बोल दो, +6 +8 +2 हो रहा हो, चाहे 2 की टेबल फॉलो हो रही हो, कुछ भी बोल लो, आपको मतलब है आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से सिलॉजिज्म का एक और बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है नो एप्पल इज अ बनाना, यानी कि एप्पल और बनाना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, कोई नो एप्पल इज बनाना, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, कोई भी सेब केला नहीं है, ये बोला गया आपसे। सम बनाना और गुआवा, कुछ बनाना जो है वो क्या है, गुआवा है, कुछ केले जो है वो अमरूद है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कंक्लूजन में नो गुआवा इज अ एप्पल, नो गुआवा इज अ एप्पल। अब मुझे बताओ कोई भी गुआवा, कोई भी अमरूद एप्पल नहीं है, क्या ये चीज आप बिल्कुल निश्चित तौर पे बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डेफिनेटली बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो। अगर आपके दिमाग में एक बार को भी ये थॉट आ रहा है ना कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आप गलत हैं स्टूडेंट्स। अब आप कैसे गलत है मैं आपको बताती हूँ। देखो बनाना और गुआवा का ये जो हिस्सा है, मान के चलो ये हिस्सा तो एक का कभी नहीं होगा, एप्पल का कभी नहीं हो पाएगा, बट मुझे बताओ बच्चों, ये जो पार्ट है गुआवा का, ये वाला जो रिमेनिंग हिस्सा है, क्या ये एप्पल के अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता।
इन ये रिमेनिंग पार्ट का जो रिलेशनशिप है वो ए के साथ में हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना कि नो गुआवा इज एप्पल, ये क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। मतलब मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती हूँ कि गुआवा और एप्पल के बीच में कोई परफेक्ट रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। तो ये आपका आ गया सी एंड डी। ठीक, चलो नेक्स्ट बोला है सम एप्पल आर नॉट बनाना, कुछ एप्पल बनाना नहीं है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन कैसा होगा, करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा? यह बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे होगा, देखो स्टेटमेंट दिया था नो एप्पल इज अ बनाना, कोई भी एप्पल बनाना नहीं होगा। तो जब आपको मालूम है कि ए का बी के साथ में कुछ भी संबंध नहीं, ना के बराबर संबंध है, नहीं है, ना के बराबर ही संबंध नहीं है, तो सम कुछ का भी तो होगा ही नहीं ना, कुछ संबंध भी तो नहीं होगा। जब ना के बराबर ही कोई संबंध नहीं है दोनों के बीच में, तो कुछ संबंध भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सम एप्पल आर नॉट बनाना क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस कारण आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 जो है वो आपका अनुसरण यहाँ पे करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगेन एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस टी यू आर दिया है और ये लोग सर्कल में बैठे हैं, गोले में बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ है। तो आप रैंडम 6 सीटें बना दीजिए, यहाँ पे जैसे मैंने बना दी हैं। यहाँ पे बोल रहा है एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस जो है वो पी के लेफ्ट से बैठे हुए हैं। तो मैंने P को बना दिया यहाँ पे और S को मैंने उनके थर्ड लेफ्ट में बना दिया। तो उनका लेफ्ट कहाँ होगा, फिर से वही ट्रिक, ये उनका लेफ्ट है, ये उनका क्या है, राइट है। खुद को समझो आप ही हो P। ठीक है, तो 1 2 3 S यहाँ पे बैठ गया, S भैया P के बिल्कुल सामने बैठ गया यहाँ पे। Who is second to the left of you, यानी कि who, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि who, which, whom ये किसके लिए होते हैं, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। स्टेटमेंट में जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए ये वर्ड्स का यूज किया जाता है। यानी कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के बाय से दूसरे स्थान पे कौन बैठे हैं, टी बैठे हुए हैं। तो यू कहाँ बैठ जाएंगे, यू यहाँ बैठ जाएंगे। यू का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर की साइड होगा, एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये। तो पी कहाँ बैठ गए, यू के सेकंड लेफ्ट में बैठ गए। नेक्स्ट पूछा हुआ है टी इज नॉट अ नेबर ऑफ आइदर यू और एस। अब जो टी भाई साहब है वो किसी के भी नेबर नहीं होंगे। किस किस के नेबर नहीं होंगे, वो ना ही तो यू के होंगे ना ही तो एस होंगे। तो ना ही तो टी आएगा बेटा यहाँ पे, ना ही तो टी आएगा बेटा यहाँ पे। टी कहाँ आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल टी कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में बोला हुआ है आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो बैठे हैं वो क्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठे हुए हैं। तो हम क्या देखेंगे, दो ही पोजीशन तो खाली बची हैं, एक ये वाला बचा है, एक ये वाला बचा है, और आर को बिठाया है क्यू के लेफ्ट में। तो जब मैं क्यू को इधर बिठा लूंगी, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्यू को अगर जब मैं यहाँ बिठा लूंगी 1 2 3, तो क्यू कहाँ बैठ जाएंगे, वो आर जो होंगे उनके लेफ्ट में बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 6 लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट में कौन बैठता है, टी के अपोजिट में यू बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने सामने दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक रीजनिंग का, मैथमेटिकल रीजनिंग का आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आपके जो चिन्ह दिए होते हैं, जो आपके साइंस दिए होते हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है एक दूसरे साइन के साथ में। देन आपको एक पूरा स्टेटमेंट दिया होता है और आपको उनका कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, अब जल्दी से इसको करते हैं। यहाँ पे पहले आप लिख लो नंबर्स 50 20 15 3 और 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको बोला है माइनस का मतलब, माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, तो माइनस की जगह पे प्लस को कर दो, प्लस की जगह पे प्लस स्टैंड्स फॉर माइनस कर दो, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे किसको लगा दो, आप डिवाइड को लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे बन गया है। अब आपको इसको सिंपल क्या करना है, बॉर्डमैस रूल को आप जिस तरीके से यूज करते हैं ना, बॉर्डमैस रूल को आप यूज करो और इसको सॉल्व कर दो। देखो 5 की टेबल से 15 3 टाइम्स कट गया, 3 3 जा 9 हो गया, 50 प्लस 20 कितना होता है 70, 70 माइनस 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 61। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चंस में आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है केरला को लिखा गया है नंबर में, ये होता है लेटर टू नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग। उड़ीसा को लिखा गया है इस नंबर से, तो आपको बताना है दिल्ली को किस नंबर से लिखा गया है। जल्दी से चेक करो कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर
आपको पोजिशनल वैल्यू याद होने चाहिए हर लेटर की, ठीक है। देखो के का पोजिशनल वैल्यू 11 होता है, तो देखो 11 यहाँ पे लिखा है। ई का 5 होता है तो लिखा है, आर का 18 है, ई का 5 होता है, ए का 1 है, हाँ ई का होता है 5, एल का होता है 12 और ए का होता है 1। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी सीधा समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही टिपिकल लेवल का एग्जाम नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है, अपोजिट जो भी उस लेटर का पोजिशनल वैल्यू होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दिल्ली का क्या होगा, डी का होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एच का होता है 8 और आई का होता है 9। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। थोड़ा इस तरीके से कंफ्यूजन का ऑप्शंस देते हैं, तो जल्दबाजी में नहीं मार्क करना है, थोड़ा ध्यान से आराम से मार्क करना है। चलो करते हैं, ये एक और सीरीज टाइप का, मिसिंग सीरीज टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। बोला है आर एस टी टी वी एक्स और वाई वी बी, तो नेक्स्ट क्लस्टर में क्या आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लस्टर में 3 जो सेट्स फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा होगा। देखो अब यहाँ तो कुछ इधर पैटर्न फॉलो हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फॉलो कर रही होती हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर और टी के बीच में कितने का डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, +2 का डिफरेंस आता है, क्योंकि आर का पोजिशनल वैल्यू 18 है, टी का पोजिशनल वैल्यू 20 है, ठीक है। टी और वी के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का होता है, और वी का पोजिशनल वैल्यू भी कितना होता है, 22 होता है, तो यहाँ पे होता है +2। मैं एक अज्यूम कर सकती हूँ कि जो फर्स्ट लेटर है हर क्लस्टर का, उसमें +2 हो रहा है। तो अगर यह है वी का पोजिशनल वैल्यू 22 है और उसमें मैं +2 कर दूँ तो एक्स आएगा, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो एक्स 2 मेरे ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो पहला तो मेरे को लेटर मिल गया एक्स है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ एस की तरफ, एस का पोजिशनल वैल्यू होता है 19 और वी का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है आपका 22 होता है, ठीक है। वी का पोजिशनल वैल्यू है 22, तो इनमें कितना का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेम वी से जब मैं वाई की तरफ मूव करती हूँ तो वाई की पोजिशनल वैल्यू होती है 25, अगेन इनके बीच में +3 का डिफरेंस है, यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो रहा है, तो y का पोजिशनल वैल्यू है 25, इसमें अगर मैं +3 ऐड करती हूँ तो कितना आता है 28। बट 28 जैसा तो कुछ अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है, होता है स्टूडेंट्स 26 के बाद में आपका दोबारा से जो अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 27 इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ए। इन द सेम वे बी का जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो रिवर्स में क्या आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बी मिल गया। अब आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जब आपको ये 2 लेटर मिल जाए तो बिंदास आप ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट आंसर लगाओ और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये बहुत सिंपल सा है। आपसे बोला गया है कि कमल जो है रैंक कर रहे हैं 25th कर रहे हैं टॉप इन द, मतलब 25th फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 85 स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो कमल है 85 स्टूडेंट्स का उनका क्लास है, उसमें उनका जो रैंक है बेटा टॉप से कितना है 25 है, आपको बताना है कि बॉटम से उनका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, जब लेफ्ट राइट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हो, टॉप और बॉटम में दिया हो, तो टी प्लस बी -1 इज इक्वल टू होता है आपका टोटल, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेशन करो, क्योंकि आपको इसका एक पोजिशनल वैल्यू दिया है, टोटल दिया है, माइंड में ही कैलकुलेट करो। देखो 25 में से -1 कर दो, कितना आएगा 24, करेक्ट है। और 85 में से 24 को माइनस कर दो, आपको 61 मिल जाएगा, आपके ऑप्शन में 61 दिया हुआ है करेक्ट आंसर। आपको ये सारी चीजें कॉपी पेन पे करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फटाफट से दिमाग में ये वाला फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए और आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये हमारे इस पैटर्न के इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैंने जो प्रीवियस पेपर भी आपके साथ में डिस्कस किए हुए थे, सर ने डिस्कस किए हुए थे, वहां पे भी ये वाले क्वेश्चंस को हमने आपके साथ में डिस्कस किया था, बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वहीं से क्वेश्चन भी आए। मोर जो क्वेश्चन है आपके किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो वाटर और मिरर इमेज है, बहुत ही सिंपल से इसका क्वेश्चन आ रहा होता है। वाटर इमेज मतलब एक इमेज दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वाटर इमेज इसका कैसा दिख रहा होगा, एक वो हो गया। कैलेंडर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल लेवल के हैं। डाइस के क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ आपको एक अपोजिट फेसिंग बतानी है। पेपर फोल्डिंग या फिर पेपर कटिंग हो गया, एक वो आ रहा हो। फिर आपका हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस काफी सिंपल रहते हैं कि लाइक टीचर दे दिया, वुमेन दे दिया और मैन दे दिया, तो फिर पूछ लिया इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो बहुत ही सिंपल। फिर आपको उनको गोलों के प्रकार में बताना है कि इसका आंसर क्या बन रहा होगा, तो आप इजीली इसको बता
बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम आ गया और फिर अरिथमेटिक रीजन और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी और टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग में आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, नए तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ अप्रोच यहाँ पे मालूम पड़ा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाले वीडियो को हम लोग बताया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी एमपी पटवारी के लिए काफ़ी वीडियोस को लाइव कर रखा है, जहाँ पे क्वांट के क्वेश्चंस ऑलरेडी जो पेपर में आ चुके हैं या उनका डिस्कशन आपके साथ में किया हुआ है। रीजनिंग के भी मैंने आपके साथ में पटवारी के ही क्वेश्चंस का डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आ गया जीके कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए भी, अगर आपको अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो, क्वेश्चंस के पैटर्न देख सकते हो। और अगर किसी और एमपी के पेपर में आप लोग अपियर करने वाले हो तो वहाँ पे इन वीडियोस भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सेम जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस का भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ये सब आपको बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम लोग ऐसे ही आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स जो हो रहे होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके आप लोगों के साथ में लेकर आते हैं, उनको पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ में शेयर करते हैं। और टॉपिक वाइज जो लगता है कि ये स्टूडेंट्स का टॉपिक वीक है वो हमें बता रहे होते तो हम उनके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे होंगे। आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, किस टॉपिक में आपको एलआर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, आप कमेंट में बता दो, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवा लेंगे आपके साथ में, सो डैट आपको उनके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में।